चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भागने में सफल हो गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही को मार लिया और कहा भी था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं जो मेरा सीना थे। अशफाकुल्ला खान, इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे। अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, जबकि भगत सिंह तो बाद में आए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था। जब वहां पहुंचते तो उन्हें भी बताएंगे। अशफाकुल्ला खान, बताइए चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में स्वयं को गोली मार लिए और शहीद कर दिए? बाकी लोग शहीद हुए थे। फेमस कोट है, बहुत ही फेमस वक्तव्य है किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए, पब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिन सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सन्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सन्याल थे। कब हुआ था? कादाम बोस, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले थे। खुदीराम बोस पहले मुस्लिम जो फांसी पे चढ़ गए, पहले मुस्लिम जो फांसी चढ़ गए, पहले मुस्लिम जो फांसी पे चढ़ गए। अशफाकुल्ला खान। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए, चंद्रशेखर आजाद के अलावे अन्य 4 क्रांतिकारियों के नाम बताइए जो काकोरी षड्यंत्र में जुड़े हुए थे, काकोरी एक्शन प्लान में जुड़े हुए थे। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र में जुड़े हुए थे 4 अन्य लोग। देखिए, रॉ से पहले याद रखिएगा, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सब लोग का नाम रॉ से ही है। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान। रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक का नाम बता दीजिए। सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक का नाम सचिंद्र सान्याल था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक का नाम सचिन सान्याल। जबकि भगत सिंह ने कौन सी संगठन बनाया था? उन्होंने नौजवान सभा बनाया था, नो डाउट, नौजवान सभा। इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने ही बोला था। इसका मतलब है नहीं पता है आप लोग को, लेकिन बोलते जरूर है। ये चाहते थे सब, इन्हें फांसी देना है तो अंग्रेज इन्हें फांसी देंगे, सब बम चला दिया था उन्होंने। असेंबली, सेंट्रल असेंबली की बैठक कहाँ हो रही थी? लाहौर में। कहाँ हो रही थी? लाहौर। सेंट्रल असेंबली की बैठक लाहौर। उन लाहौर के सेंट्रल असेंबली के खाली कुर्सियों पे बम चलाया गया था भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दास के द्वारा। इन दोनों लोग के बारे में हम आपको कल के क्लास, अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूट लिया। वो ट्रेन लखनऊ जा रही थी सहारनपुर से। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है, सहारनपुर, सहारपुरी, कानपुर के पास है काकोरी। काकोरी के पास ट्रेन जो थी, वहां पर आगे ट्रेन के आगे पेड़, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, सब ट्रेन में घुस के ट्रेन में जितना लोगों, माय गॉड, अंग्रेज सबका सिपाही को काकोरी षड्यंत्र कहा गया। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी नौजवान सभा की भी स्थापना भगत सिंह ने किया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी थे। इन्होंने लाहौर जो जगह है, उस समय केंद्रीय असेंबली की बैठक चल रही थी लाहौर में। लाहौर में केंद्रीय असेंबली की बैठक में, क्योंकि अंग्रेज जो नियम पास मार धाए धाए चला दिए, कौन? भगत सिंह। वहां केंद्रीय असेंबली की खाली कुर्सियों के बीच में जाके वो बम गिरा, पूरा अफरा तफरी हो गया। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी। सिंह, बटुकेश्वर दास, राजगुरु लोग को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी
भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत पहले खत्म हो गया था, उससे 10 साल बाद इन्होंने चालू किया था दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे 1931 में, और इनके ऊपर भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चल रहा था, और 14 फरवरी को जज ने इनको फांसी की सजा सुना दिया। हालांकि अब इन्हें फांसी की सजा क्यों सुधार किया गया था? लाहौर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण। लेकिन राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, ये सब लोग के ऊपर झूठा केस लगा दिया गया। किसका? सैंडर्स की हत्या का, जबकि सैंडर्स की हत्या का कोई गवाह ही नहीं था, मारा तो था किसी भारतीय नहीं। और 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन भारत में दो दुखद घटना हो गई। एक 1931 के समय क्या हो गया भैया, सजा सुना दी गई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। दूसरा 2019 में क्या हो गया था, 2019 में पुलवामा अटैक 14 फरवरी को ही तो हो गया। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना रहे थे। उन जजों में एक भारतीय जज भी थे, आगा हैदर खान। आगा हैदर जो थे वो उन जजों में थे। आगा हैदर ने अपना फैसला भगत सिंह के पक्ष में सुनाया कि जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है, उस घटना में आप एक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना सकते हैं। हैदर चिल्लाते रह गए, नहीं सुना गया। आगा हैदर ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, का भाड़ में जाओ। यहाँ पर राजगुरु, बटुकेश्वर दास, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोग को सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया गया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया। 14 फरवरी 1931 को सजा सुनाई गई और 23 मार्च को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। इनकी फांसी की सजा को कोई नहीं रोक पाया। ठीक, तो पूरे भारत की जनता सड़कों पर आ चुकी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन में अंग्रेजों को बहुत डर लग गया था। इरविन, लॉर्ड इरविन था। इरविन महात्मा गांधी को बुलाया था समझौता करने के लिए कि आइए हम लोग मिल बैठ के समझौता कर लेते हैं। कि गांधी जी आप एक के शर्त पे समझौता कीजिएगा कि जो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई है ये माफ कर दिया जाए। भगत सिंह की फांसी की सजा को क्या कर दिया जाए, माफ किया जाए। किसी को दिक्कत? दांडी मार्च से अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चल चुके थे लोग। और समय देखिए, इधर भगत सिंह की क्या हो चुकी है, फांसी के लिए डेट, फांसी की सजा सुना दी गई है, डेट डिसाइड करना बाकी है। इधर महात्मा गांधी से आंदोलन बैठक करने के लिए इरविन जो है महात्मा गांधी से कह रहा है कि भैया आइए हम लोग बात करते हैं। महात्मा गांधी के पास उस समय चांसेस था, अगर वो डट जाते कि नहीं भगत सिंह की फांसी रोकी जाए तभी हम आपसे बात करेंगे, तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता था कि अंग्रेज मान जाते सब। सूर्य सेन 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूट गया। 1930 में, अभी चटगांव बांग्लादेश में चला गया है। चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियारों का गोदाम जो था उस समय। चटगांव शस्त्रागार अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियारों का गोदाम जो था उस समय चटगांव में था। चटगांव कहाँ है? तो अभी बांग्लादेश में चला गया। शस्त्रागार एमुनेशन डंपिंग जगह बनाया था शस्त्रागार। तो उस शस्त्रागार को ही लूट लिया किसने? सूर्यसेन ने। किसने लूट लिया? सूर्यसेन ने। बाद में अंग्रेजों ने सूर्यसेन को पकड़ लिया और सूर्यसेन के ऊपर मुकदमा चलाया, उन्हें दिक्कत। तो चटगांव शस्त्रागार 1930 में किसने लूटा? सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार 1930 में किसने लूट लिया था? सूर्यसेन। गुरु भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, इन लोगों को सैंडर्स की हत्या का आरोपी बनाया गया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 14 फरवरी 1930 को सजा सुनाया गया और 23 मार्च को फांसी की सजा पर लटका दिया गया। देखते थे अंग्रेज वर्मन ने एक विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन चालू किया। 1905 में नाम रखा इंडिया हाउस। इंडिया हाउस या इंग्लैंड में रह रहे युवाओं को, भारतीयों को इंग्लैंड के खिलाफ प्रेरित करते थे कि इन्होंने ही भारत को गुलाम बना। श्याम जी कृष्ण वर्मन ने लंदन में ही जाके इंडिया हाउस की स्थापना कर दिया। सोचिए, इंग्लैंड से लड़ने के लिए इंग्लैंड में घुस के। 1907 में जर्मनी में एक जगह था स्टुटगार्ट्स 1907 में स्टुटगार्ट्स में पूरी दुनिया के देशों का बैठक होने वाला था। इन दुनिया के लोगों की बैठक में भारत शामिल नहीं था, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हुआ। लेकिन मैडम भीखा जी कामा ने क्या किया कि
जहां पूरी विश्व के देशों की बैठक होने वाली थी, लोकतांत्रिक देशों की बैठक होने वाली थी, वहां पर मैडम भीखाजी कामा सबसे पहले पहुंच गई और भारतीय तिरंगा लहरा दिया। उन्होंने क्या लगा दिया? तिरंगा लहरा दिया। और जैसे ही भारतीय तिरंगा लहराया गया, पूरी दुनिया देखी कि भैया यह देश गुलाम था ना, भारतीयों का झंडा, ये भारत का झंडा है। अंग्रेज सब पगला गया था कि यार भारतीय स्वतंत्रता को विश्व मंच पर रख दिया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को विश्व मंच पर रखा था, तो मैडम भीखाजी कामा ने रखा था। इसलिए इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। महिलाओं में सबसे ज्यादा नाम इनका, भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा। स्टुगार्ट्स कहाँ पे है? जर्मनी में। स्टुगार्ट्स कहाँ है? जर्मनी में। स्टुगार्ट्स में तिरंगा लहराकर इन्होंने भारत की समस्या को विश्व पटल पे रख दिया। चला गया इंग्लैंड में रहे श्याम कामा, जर्मनी। अब एक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इंग्लैंड में नहीं बल्कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दिया। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी आंदोलन संगठन था। गदर पार्टी कैसी संस्था थी? क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए थी। 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कर दिया। कौन सी पार्टी में हुआ? गदर पार्टी। गदर। लाला हरदयाल अमेरिका गए, वहां से पैसे इकट्ठा किए, भारतीयों को लड़ने के लिए भेजते थे। वहां मौका मिला, 2-4 गो अंग्रेजों को चाप दिए धक्के वहां पे। तो गुरुदत्त कौन थे? लाला हरदयाल। क्वेश्चन पूछता है कि गदर पार्टी का आइडिया किसके दिमाग में आया था? सोहन सिंह के, मोहन सिंह नहीं, सोहन सिंह। सोहन सिंह के दिमाग में आइडिया आया था, जबकि आजाद हिंद फौज का आइडिया मोहन सिंह के आया था। तो आजाद हिंद फौज किसके दिमाग में आया सबसे पहले? मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज मोहन सिंह, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह। और गदर पार्टी सोहन सिंह। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कब किए थे? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913। कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कोई बता सकता है? सैन फ्रांसिस्को को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, स्वर्णिम द्वार का शहर। वहाँ एक तो गोल्डन ब्रिज है, गोल्डन गेट ब्रिज। 1914 में क्या किए थे? कामागाटामारू की घटना हुआ था। एक जापान का जहाज था, जिस पानी वाले जहाज का नाम था कामागाट्स। जापानी जहाज पानी वाला जहाज था। गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को भाड़े पे लिया था। गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को भाड़े पे लिया। इस जहाज को क्या लिया? भाड़े पे लिया। और यह जहाज कलकत्ता के किस बंदरगाह से? बजबज बंदरगाह से। कहाँ गया? कनाडा के वैंकूवर। कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर। कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर गया था। कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर जाकर यह लाला, बहुत गदर पार्टी वगैरह था, गदर पार्टी को प्रेरित होकर यहाँ वैंकूवर आइलैंड से कलकत्ता, कनाडा में भी क्रांतिकारी आंदोलन फैलाना चाहते थे। लेकिन इंग्लैंड सरकार ने कनाडा सरकार पर दबाव डाला और कहा कि इस जहाज को यहाँ पर लंगर ही न डालने दो। जैसे जब आती है ना एयरपोर्ट पे, अंग्रेजों के दबाव में आके यहाँ लंगर डालने नहीं दिया गया, जिस कारण गुरुदत्त सिंह अपनी पूरी पलटन लेके वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आए। और बजबज बंदरगाह के अंग्रेज आके चिढ़ा रहे थे, कहा हो गुरुदत्त सिंह। एकदम गुरुदत्त सिंह बंदूक निकाले, धकधका दिए, 4-5 गो अंग्रेज मुंह दिया गया सब। उसके बाद कर रहे बताओ मजा आया। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। कामागाटामारू जापानी जहाज था, ये कहाँ जा रहा था? कनाडा में। कनाडा के किस बंदरगाह पर ये लंगर डालने वाला था? वैंकूवर पर। वैंकूवर पर। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में आकर कनाडा सरकार ने गुरुदत्त सिंह को इस जहाज में लंगर डालने से मना। सवाल पूछते हैं, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मन। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी थी। 1913 में इसकी स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। गदर पार्टी की किसके दिमाग में सबसे पहले आया था? गदर पार्टी किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह नहीं, सोहन सिंह। सोहन सिंह। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अब भारत में देखते हैं समाज सुधार। उन्हें पाला था तो राजा राम मोहन राय जो थे ना, तो राजा राम मोहन राय को पालन पोषण ज्यादा ध्यान उनकी भाभी रखती थी।
और जब राजा राम मोहन राय थोड़े बड़े हुए ना, तो अचानक उनके भैया की मृत्यु हो गई, राजा राम मोहन राय। अब जब भैया की मृत्यु हुई तो भाभी तो हो गई विधवा। अब नियम था कि विधवा जिंदा रहेंगी, भैया सती होंगी। अब भाई पूरे समाज ने मिल के उनकी भाभी को क्या कर दिया था, जला दिया, मतलब सती प्रथा के नाम। अभी भाई साहब जब देखे थे तो इनको लगा कि भैया माँ ने हमको देखे नहीं, माँ कितने बचपन में चली गई, भाभी जो थी माँ की तरह थी, इसको जला कैसे दिया यहाँ पर। अब आपको कोई आपकी माँ को सहयोग से मिलकर भारत से सती प्रथा का समाप्त ही कर दिया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय। किसके सहयोग से, किसके सहयोग से किया इन्होंने, तो विलियम बेंटिक के सहयोग से। देखिए 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना किया, ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा था, ब्रह्म समाज आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा था। इनका नाम था राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राम मोहन राय था, राम मोहन राय, राम मोहन राय नाम इनका राम मोहन राय था, लेकिन इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने। ये भारतीयों को दोबारा जीवित करना चाहते थे कि कुप्रथाओं से हटो, वास्तविकता को स्वीकार करो, ये क्या लेके बैठे हुए हो तुम लोग यहाँ सती प्रथा के नाम पर। इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का अग्रदूत या भारतीय पुनर्जागरण के दूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण, हम हिंदुस्तानियों की संस्कृति बहुत बेहतरीन थी, हम लोग सो गए, तो ये राम मोहन राय। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया पढ़ाई के लिए। इसमें उन्होंने आधुनिक शिक्षा दिया। क्या दिया, आधुनिक शिक्षा। नाम से लग रहा होगा धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी, लेकिन इनमें उन्होंने किस चीज की शिक्षा दिया, आधुनिक शिक्षा, साइंस, पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजी, फारसी भाषा। ब्रह्म समाज कभी धार्मिकता की ओर नहीं गया था, बल्कि उसने आधुनिकता की ओर गया था। तो हिंदू कॉलेज में आधुनिक शिक्षा होती थी। 1829 में उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। किसके सहयोग से मिलकर अंत किया, विलियम बेंटिक के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इसने क्या चालू किया था, सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इसने किसका अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय। इन्हें फारसी भाषा और बंगाली भाषा, उर्दू और अंग्रेजी, इन सब पे अच्छा कमांड था। फारसी, बंगाली, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी में इनका अच्छा कमांड था राजा राम मोहन राय का। फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार पुस्तक पत्रिका लिखा। मिरातुल अखबार इनकी सबसे प्रमुख पत्रिका है, याद रखिएगा, जो फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरातुल कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी, संवाद कौमुदी बंगाली, मिरातुल अखबार फारसी, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार किस भाषा में, फारसी में। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है, मिरातुल अखबार पुस्तक किस भाषा में। ये अब नहीं पूछता है कि उसने कौन सा लिखा थे। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़ाने के लिए लंदन भेजा था। हालांकि इनकी मृत्यु वहीं और लंदन में हो गई, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से। तो ब्रेन की एक बीमारी है मेनिंजाइटिस। राय की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी, मेनिंजाइटिस। राजा राम मोहन राय की बीमारी की मृत्यु किस बीमारी से हुई, मेनिंजाइटिस से हो गई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्र नाथ तथा केशव चंद्र। देवेंद्र नाथ तथा केशव चंद्र, इन लोगों के हाथ में ब्रह्म समाज की बागडोर आई। कुछ दिन तक ठीक चला, लेकिन देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र में आपस में विवाद हो गया, इसलिए ब्रह्म समाज टूट गया। देवेंद्र नाथ ने बनाया आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र ने बनाया वेद समाज। केशव चंद्र ने वेद समाज, केशव चंद्र ने वेद समाज, देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। समझ ना, पश्चिमी कल्चर को, पश्चिमी एजुकेशन को, मॉडर्नाइजेशन को जोड़ दिया कि आगे बढ़िए, सांस्कृतिक पुराने रूढ़िवाद को तोड़िए। सती प्रथा जैसी व्यवस्था का विरोध किया नहीं, बल्कि अपितु उसे लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा जैसे कुप्रथा को समाप्त भी किया था राजा राम मोहन राय ने। हालांकि इसमें उन्होंने सहयोग लिया था किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। देश गुलाम था तो सहयोग तो लेना ही पड़ेगा उन सब का, क्योंकि अभी भी आज कोई बदलाव। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं या पुनर्जागरण के अग्रदूत। जब आप पुरानी चीजों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। लेकिन वही दयानंद सरस्वती की विचारधाराएं अलग थी। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती कहाँ कह रहे थे, वेदों की ओर लौटे। बताइए, संवाद कौमुदी जो लिखे थे फारसी भाषा में लिखा था उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। और मिरातुल संवाद कौमुदी इस बंगाली भाषा, और फारसी भाषा में क्या थी, मिरातुल अखबार थी, मिरातुल अखबार। आर्य समाज जो थे इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती। विरजानंद के बचपन का नाम जो था मूल शंकर, मूल शंकर। इनके खुद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था।
दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, यानी यह आर्य समाज जो इनकी संगठन थी, इस संगठन का नारा था भारत भारतीयों के लिए, इंडिया इज इंडिया फॉर इंडियंस, सही नारा है, भारत में आप के लिए है। यह नारा दयानंद सरस्वती का नहीं है, याद रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा इस संगठन का है। संगठन का नाम क्या है? आर्य समाज है। आज भी आर्य समाज संगठन बहुत मजबूती से है, आज बड़ा बड़ा स्कूल है। इन्हीं में थे एक, इनके शिष्य का नाम था हंसराज, दयानंद सरस्वती के एक शिष्य का नाम था हंसराज, हंसराज काफी प्रिय शिष्य इनका। हंसराज ने इन अपने गुरु की याद में, दयानंद की याद में, दयानंद एंग्लो मतलब अंग्रेज, मॉडर्न स्कूल, एंग्लो जब भी आ जाएगा तो अंग्रेजों वाला हो जाएगा, दयानंद मतलब ये हंसराज एक चीज को बड़ा दूरदर्शी थे, इस चीज को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कर दिया। दी से दयानंद, ए से एंग्लो, वी से वैदिक। एंग्लो अंग्रेजों वाला, मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक मतलब पुराना वाला, दोनों का मिक्सचर कर दिया, डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज। आज आर्य समाज है, आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो। आर्य समाज 1875 में मुंबई में स्थापित किया। कहा किया? 1875 में मुंबई में किया। 1875 में इसकी स्थापना कहा किया था? मुंबई में। 1877 1877 में इसकी एक शाखा कहाँ खोली गई थी? लाहौर में। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी 1875 में। उसके 2 साल बाद 1877 में इसकी एक शाखा कहाँ खोली गई? लाहौर में। क्योंकि उस समय भारत खंडित नहीं था, अखंड भारत था उस समय। आज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। इस चीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू कि आर्य समाज का नारा क्या था और दयानंद सरस्वती का नारा क्या था। जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था कि वेदों की ओर लौटो, दोनों में अंतर था। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ। इनका नाम क्या था? मूल शंकर। इनका नाम क्या था? मूल शंकर। इनके बचपन का ओरिजिनली नाम इनका था मूल शंकर। इनके गुरु विरजानंद, गुरुजी का नाम विरजानंद था। गुरुजी का नाम क्या था? विरजानंद। इन्होंने भी सती प्रथा का विरोध किया। हालांकि सती प्रथा के विरोध में जब भी नाम आएगा तो आपको किसका लगाना रहेगा? राजा राम मोहन राय। बाल विवाह का विरोध किया। देखिए, बाल विवाह बहुत भयानक। संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, मूल नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। देखिए ध्यान से, इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। तो अतः इन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया, एक मिशन बनाया कि गुरु के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना है। इसलिए उन्होंने मिशन का नाम अपने गुरु के नाम पर रखा, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन अपने गुरुजी के नाम पर रखा था। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु जी थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या रखा था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन आएगा, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। आपको नेपोलियन कहेगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। उसी में क्वेश्चन पूछेगा, हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से नॉलेज था। हिंदू का नॉलेज उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिला था। रामकृष्ण परमहंस से क्या हुआ था? मिला था। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। किस मठ की स्थापना किया? बेलूर मठ की स्थापना किया। तो स्वामी विवेकानंद के मठ का नाम क्या था? बेलूर मठ। दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा। किस मठ की स्थापना किया इन्होंने? बेलूर मठ की स्थापना किया था।
और शिकागो में हुआ था 1893 में एक धर्म सम्मेलन। 1893 में शिकागो में, अमेरिका का शहर है शिकागो, वहां विश्व का पूरे दुनिया से लोग एक से एक अपने अपने धर्मों के बातों को बताने के लिए 1893 1893 में वहां गए थे स्वामी विवेकानंद। समझ में आ गया कि नहीं? वहां स्वामी विवेकानंद माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर पूरी दुनिया को पहली बार संबोधित किया था, माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर कह के। आज भी उनका शिकागो का भाषण पूरी दुनिया को याद रहता है। और सुने, उनके गुरु जी का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। इन्होंने कौन से मठ की स्थापना किया था? बेलूर मठ की स्थापना किया था, जिसे आगे जाकर इन्होंने बेलूर मठ को अपना क्या बना दिया था? केंद्र बना दिया था, मुख्यालय बना दिया था बेलूर मठ का। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को। इन्होंने, याद रखिएगा, दो चीजों का नाम हमेशा याद रखिएगा। इन्होंने कलकत्ता के पास जो उन बेलूर मठ की स्थापना किया, यह बेलूर मठ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया रामकृष्ण मिशन का। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं दिख रहा है तो दिखने लगेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिए, आपके पास मेरे। शिकागो में इन्होंने तो बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन दिया था, लेकिन इन्होंने देखा कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो है ना वो न्यूयॉर्क है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो है वो न्यूयॉर्क है। वहां उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने किस सोसाइटी की स्थापना किया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। समझ में गया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया? अमेरिका में। और बेलूर मठ की स्थापना कहाँ किया? कोलकाता में, कलकत्ता में। तो याद रहेगा आप लोग को। तो यहाँ हम दूसरा सोसाइटी से भी क्वेश्चन पूछता है बाबू, तो हम लोग इनको काहे को छोड़ेंगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी को। आगे बढ़ जाए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्यादा ही बड़ा कर दिया हम लगता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, यहां से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि आजादी में ये बहुत बड़ा रोल निभाए थे। देखिए, तो इसी को बचाने का उद्देश्य में मैडम ब्लावाटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने इसकी स्थापना किया था। इसकी क्या किया था? स्थापना किया था। इसी की शाखा खोली गई थी। कहां पर? इसकी एक शाखा मद्रास में खोली गई थी। मद्रास में एक जगह है अडियार। मद्रास अभी का नाम चेन्नई हो गया है, तो मद्रास में एक जगह है अडियार। क्या नाम है? अडियार। मद्रास, चेन्नई के पास एक जगह है अडियार। भाई, भारत में भी कल्चर को बचाना है, भारत में भी एजुकेशन को बढ़ावा देना है। अब इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में कई लोग जुड़ते गए, और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक सदस्य बन के एक महिला आई थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो भारत में जो एनी बेसेंट आई थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी एक सदस्य थी। भारत में आकर वो कल्चर को बचाना चाहती थी, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती थी। तो मैडम आई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बेसिकली आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहा जाता है। आयरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? आयरिश कहा जाता है। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता में भाग ले ली, और भारतीय स्वतंत्रता में भाग ली। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट ही बनी थी। इन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान दिया, अंग्रेजों से लड़ने में भी काम किया, और यही नहीं, अंग्रेजों से कह दिया कि भारत के लोगों को आंतरिक शासन में तुम हस्तक्षेप नहीं करो। ठीक है, तुम भारत के ऊपर शासन कर रहे हो। विदेश आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। हमें हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मत करो, होम रूल आंदोलन। तो बताइए, भारत में होम रूल आंदोलन की जनक कहने वाली यानी महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये भारत की मिट्टी की खासियत है, जो यहाँ आता है इसे समझने के लिए वो निडर महिला थी। आयरलैंड की भांति इन्होंने भी भारत में क्या चालू किया था? होम रूल आंदोलन। लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया, अंग्रेजी से दबाने में सफल हो गए थे सब। आगे बढ़े। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक का नाम बताइए। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट इसके क्या थे? संस्थापक। अगला आंदोलन देखें तो चलिए हम यहां भी लिख देते हैं। और कौन थे? कर्नल ऑलकॉट। देखिए, यंग बंग आंदोलन ये भी अंग्रेज ने चालू किया था। यंग मतलब युवा, बंग मतलब बंगाल। बंगाल के युवाओं का एक आंदोलन था जिसका नाम था यंग बंग। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाएगा, एक था बंग भंग। बंग भंग आंदोलन जो था 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया था।
कि अंग्रेजों बंगाल विभाजन को रद्द करो। यहाँ बंग भंग नहीं है, यहाँ यंग बंग है। यंग बंग, यंग मतलब युवा और बंग मतलब बंगाल का। बंगाल के युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसे प्रारंभ कर रहे थे हेनरी विलियम डेरीजीवो। हेनरी विलियम डेरीजीवो, 4 बार बोलिए, याद हो गए। हेनरी विलियम डेरीजीवो, हेनरी विलियम डेरीजीवो, हेनरी विलियम डेरीजीवो, याद रहेगा। हेनरी विलियम डेरीजीवो, हेनरी विलियम डेरीजीवो। उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता था कि प्रेस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जाए। इसे बहुत हद तक समर्थन मिला था, लेकिन इसके 50 साल बाद, कितने साल बाद, 50 साल बाद, 1878 में, ये तो 1828 में आया था, 50 साल बाद सबसे खतरनाक कानून लाया गया था भारतीय प्रेस पर कि कोई भी अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से दिखाना होगा प्रूफ रीडिंग के तौर पे। वो जो कहेंगे उसे ही रखना होगा, नहीं तो काट के निकाल देना पड़ेगा। उसे कहा गया वर्नाकुलर एक्ट। क्या कहा गया? वर्नाकुलर एक्ट। हालांकि उसे लाते लाते 50 साल लग गया था। उससे पहले ही विलियम हेनरी डेरीजीवो ने क्या चालू कर दिया था? यंग बंग आंदोलन, सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम आंदोलन या अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे, या जितने भी आंदोलन थे, इसमें सबसे संगठित ढंग से कौन था? वहाबी आंदोलन। हालांकि इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, लेकिन बाद में इसका केंद्र क्या बन गया था? पटना। इसका शुरुआत यूपी के बरेली से हुआ, लेकिन बाद में इसका केंद्र बन गया था पटना। इसकी शुरुआत हुई थी यूपी की बरेली से, यूपी के बरेली से, बाद में इसका केंद्र बन गया था पटना। ये मेनली वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ था, वेस्टर्न कल्चर का विरोध करता था, पश्चिमी संस्कृति का। देखिए, यूरोप के लोग कभी ये नहीं कहेंगे बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी चालू कहाँ हुआ थे? बरेली से। तो सैयद अहमद बरेलवी इसके क्या थे? संस्थापक रहे थे। यह सबसे संगठित संगठन था। इसकी शुरुआत बरेली से हुई थी, बाद में इसका मुख्यालय पटना बन गया था। यह सबसे संगठित संगठन था। इसने पश्चिमी संस्कृति का, सभ्यता का क्या किया था? विरोध किया था। वेस्टर्न कल्चर को विरोध किया गया था। वेस्टर्न कल्चर का क्या किया गया? अलीगढ़ से हुआ था। इसका नाम अलीगढ़ इसलिए हुआ क्योंकि अलीगढ़ से यह प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया अलीगढ़। इसका मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा देना, और यह मुसलमानों में एजुकेशन के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा था। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ की आंदोलन की शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी। इनके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इन्होंने भी स्थापना किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 में, देखिए, एक छोटा सा स्कूल खोला इन्होंने। 1875 में इन्होंने एक स्कूल खोला, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एक कॉलेज खोला छोटा सा, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मतलब एंग्लो जब भी आ जाएगा तो अंग्रेज, ओरिएंटल मतलब वेस्टर्न, तो ओरिएंटल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ क्या बन गया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हालांकि इसकी शुरुआत एक कॉलेज के रूप में हुई थी। इससे आप कुछ सीखिए। क्या सीखते हैं? 3 प्रमुख यूनिवर्सिटी, बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सोचिए ध्यान से, यह आंदोलन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या ये इस आंदोलन में कि अहमदिया आंदोलन जो था, यह वाकई में अगर देखिएगा तो यह सामाजिक एकता पर उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में जो मतभेद को क्या करना, खत्म करना। समझ में आया? तो ये गुरदासपुर जो है वो मुख्य केंद्र था। गुरदासपुर का एरिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वर्तमान बॉर्डर वाला एरिया है। वहाँ पर इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पसंद किया करते थे, इनके उपदेशों को सुना करते थे। लेकिन ये एक लिमिटेड क्रॉस कर दिए। इनके संस्थापक मिर्जा अहमद थे। बताइए, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा अहमद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा अहमद थे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा अहमद थे, मिर्जा अहमद। लेकिन इन्होंने हद क्रॉस कर दिया, खुद को कृष्ण का अवतार बता दिया, जिससे कि हिंदुओं की आस्था तो भंग हुई, मतलब उनको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा। साथ में मुसलमानों ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो था वो वहाबी आंदोलन था। लेकिन शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा समर्पित था वो अलीगढ़ आंदोलन था।
शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा समर्पित अलीगढ़ आंदोलन था। यहाँ पर अंग्रेज बहुत अच्छा से खेल गया सब। अंग्रेज उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवबंद, सहारनपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, उसी जिला तो देवबंद नहीं है, जिला जो है वो सहारनपुर, उत्तर सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति का क्या करता था, विरोध करता है तथा इस्लामिक सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके संस्थापक कासिम नौनतवी, संस्थापक कासिम नौनतवी, संस्थापक कासिम नौनतवी, संस्थापक के नाम कासिम नौनतवी। ठीक है, चलिए अब छोटे छोटे लेवल पे जो विद्रोह, जो बवाल हो रहे थे, उसे हम समझते हैं जनजातीय विद्रोह। छोटे लेवल पर होने वाला, एक खास एरिया में होने वाले जनजातीय विद्रोह को हम समझते हैं। ये काफी जरूरी है, इसे याद रखना आपको बहुत हर हाल में जरूरी है। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहला आता है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। यह बंगाल से प्रारंभ हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ से हुआ था, बंगाल से प्रारंभ हुआ था। एक्चुअली बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था और कोई टैक्स देने की स्थिति में नहीं था, तो बंगाल के क्षेत्र में अकाल के दौरान टैक्स में किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण सन्यासियों ने, बंगाल के सन्यासियों ने, भाई अब अकाल पड़ गया, सन्यासी के पास खुदे पैसा, कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को, क्वेश्चन पूछता है कई बार कि सन्यासी विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस सन्यासी विद्रोह को दबा दिया था, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस किसने दबा दिया था, वारेन हेस्टिंगस। किसी को दिक्कत, बंगाल के क्षेत्र से सन्यासी विद्रोह जो था वो टैक्स के खिलाफ एक सन्यासियों का उठाया गया आवाज था, जिसे वारेन हेस्टिंगस ने दबा दिया। लेकिन बंगाल के ही एक बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सब कुछ कर लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बड़ी सी किताब लिखी, आनंद मठ। उस किताब में बहुत सारी चीजों की चर्चा है, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत की भी चर्चा है, जनगण सॉरी वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम सरले, मतलब का पूरा किसमें चर्चा है, आनंद मठ में। किसमें, आनंद मठ। तो पुस्तक का नाम है आनंद मठ, उसमें कई चीजों की चर्चा है। उस पुस्तक को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। पुस्तक को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़े, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा है। तो पहला विद्रोह आप देखें तो हम आगे बढ़े। सन्यासी विद्रोह, क्वेश्चन बताइए, सन्यासी विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज गवर्नर, सन्यासी विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज गवर्नर, सन्यासी विद्रोह को दबा किस पुस्तक में भी मिलती है, आनंद मठ। किस पुस्तक में मिलती है, आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह। सेकेंड हम देखते हैं अहोम विद्रोह, गुजरात में था, सॉरी असम में था। अहोम विद्रोह असम में था। इस विद्रोह के नेतृत्व किए थे गोमघर कुंवर। गोमघर कुंवर असम में था, नेतृत्व किया था इनके गोमघर कुंवर ने किया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमघर कुंवर ने किया था। चलिए अब हम लोग इसे नक्शा पे भी रख के देख। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह का नेतृत्व कौन थे, गोमघर कुंवर ने किया था। गोमघर बंगाल का क्षेत्र है, यह है बंगाल। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कोई नहीं किया था। इसमें सब के सब कौन लोग थे, सन्यासी लोग थे, सन्यासी लोग थे। ज्यादातर विद्रोह इधर ही से आप 1857 की क्रांति से पहले मंगल पांडे को फांसी दिया गया, यहीं दिया गया। पलासी की लड़ाई यहीं दिया गया। ब्लैक होल की घटना इधर ही हुई थी। आखिर ऐसा क्या था इधर, कभी सोचे? इस इधर था क्या कि बार बार सब कूल ले दे के उधरे भाग रहा था। पीडीएफ देंगे तो सुधार देंगे उसमें। पागल पंथी विद्रोह, ये भी कहां से हुआ, बंगाल से। फरायसी विद्रोह भी कहां से हुआ, बंगाल से हुआ। चलिए इन विद्रोहों के बारे में देखते। तो आप इधर के और देखते रहिए कितना तेजी से विद्रोह हो रहा है। पागलपंथी विद्रोह, कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। पहला तो आप सन्यासी विद्रोह समझ गए। दूसरा देखिए बाबू, पागलपंथी विद्रोह, ये भी बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। करम शाह जो थे इसके नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व उनके करम शाह जो थे
पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता शुरुआत में कर्मशा थे, बाद में इसका नेतृत्व संभाल लिए थे टीपू। बाद में उनका नेतृत्व कौन संभाल लिए थे? टीपू। पागलपंथी विद्रोह भी जो था बंगाल के क्षेत्र से था। प्रारंभ में इसके नेतृत्व संभालने वाले थे कर्मशा, बाद में उनके पुत्र जो थे आगे जाके उन्होंने ही, टीपू नाम के व्यक्ति ने, इस पागलपंथी भी वहीं से था। फरायसी विद्रोह जो था वो भी बंगाल के क्षेत्र से, पागलपंथी बंगाल के क्षेत्र से शुरू हुआ। फरायसी विद्रोह जो था ये भी कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल के। सरीदुल्ला ने इसका प्रारंभ किया, सरीदुल्ला और दादू मियाँ, सरीदुल्ला तथा दादू मियाँ, फरीदुल्ला तथा दादू मियाँ, फरीदुल्ला तथा दादू मियाँ ने फरायसी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 3 तो विद्रोह तो आपको कहाँ याद रखना है? बंगाल के क्षेत्र में। और अहोम विद्रोह कहाँ पे था? असम में। ये 4 विद्रोह को जरा देखिए ध्यान से। अब हम इस सब के 4 विद्रोह को जरा देखिए ध्यान से। अब हम इस सब के नाम पूछते हैं, संस्थापक के नाम। अहोम विद्रोह का तो समझ में आ गया। पागलपंथी विद्रोह में भी आपको समझ में ही आ गया, कर्मशा थे, बाद में इनका पुत्र टीपू। कर्मशा, आपको पता है मेघालय में पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो खासी पहाड़ी, मेघालय के खासी पहाड़ी से प्रारंभ हुआ था खासी विद्रोह। इसके संस्थापक थे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के संस्थापक थे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह भी था, किसानों का विद्रोह था, इसके संस्थापक भी थे तीरथ सिंह। ये याद करना है बाबू आप लोग को। इसमें हमको तो